दोस्तों अभी अभी मैं हाउसफुल 5 देख कर आया हूँ और एकदम साफ साफ मैं आपसे कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी ये फिल्म है, जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है, जितने बड़े बड़े सितारों को लेने की बातें इसमें थी और जितना हल्ला इसका था, ये फिल्म उतनी ही छोटी, उतनी ही ख़राब और उतनी ही डिसअपॉइंट करने वाली है। फिल्म देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सोच कर इसे बनाया गया है। आखिर क्या सोचा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कि इस इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर ये ड्रामा रचा जाए जिसके अंदर कहानी नाम की चीज़ जो है एकदम मिनिमम से मिनिमम है। कुल मिलाकर एक बहुत ही फूहड़ कंटेंट है ये, जिसमें भद्दे चुटकुले हैं, चुटकुले भी नहीं हैं, मतलब भद्दी बातें हैं जो चलते फिरते सड़क पे लोग कर लेते हैं, या गंदे इशारे हैं, डबल मीनिंग डायलॉग हैं। ये इस तरह की फ़िल्म है जिसको कि आप अकेले भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हैं, क्या सोच कर इस फिल्म में उन्होंने काम करने का फ़ैसला किया। और ख़ास तौर पर अक्षय कुमार, जिस तरह से उनका हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में, ये सबसे निचले स्तर पर वो पहुंच गए। क्योंकि जितने भद्दे ढंग से इस फिल्म में उन्होंने जो डायलॉगबाजी की है और जिस तरह से वो अपने बाकी कलाकारों पर भी जो पर्दे पर मतलब डायलॉग्स के रूप में छीटाकशी करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, वो देखकर आश्चर्य होता है कि जिस एक्टर को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिस एक्टर की फिल्में देखने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं और दुनिया भर में हैं, वो इस तरह के ओछे डायलॉग जो है वो पर्दे पर बोलेगा और इस तरह की घटिया एक्टिंग, जिसको आप छिछोरापन कहते हैं, वो पर्दे पर करता हुआ नज़र आएगा। और जबकि अक्षय कुमार की उम्र भी अब देख लीजिए, मतलब अगर यंगस्टर्स की फिल्म हो कि भाई जो 20-22 साल के लड़के हैं, अगर उनकी कोई ऐसी कहानी हो, उसमें इस तरह का छिछोरापन दिखाया जाए, तो लगे कि चलो ठीक है, ये लड़कों की मौज मस्ती दिखा रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार जो कि अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, 60 के हो जाएंगे कुछ सालों में, वो इस तरह के डायलॉग, इस तरह की गंदी बातें पर्दे पर करते हुए नज़र आते हैं। हीरोइनों के साथ भद्दे ढंग से पेश आना, उनको लेकर जो है ख़राब इशारेबाजी करना, डबल मीनिंग डायलॉग बोलना, क्या उन्हें शोभा देता है, ये उनको खुद सोचने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि इस फिल्म का मामला क्या है, क्या कहानी है। जैसे कि आप जानते हैं, इस फिल्म के 2 वर्जन रिलीज़ किए गए हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। और कहा यह गया था कि दोनों कहानियों में किलर अलग अलग है, क्योंकि ये किलर कॉमेडी है। फिल्म में ट्रेलर में जो बताया गया था कि एक हत्या हो जाती है और उसके बाद में वो हत्या किसने की, सारा मामला इसके आसपास घूमता है। तो मैंने जो है वो 5B देखी है, हाउसफुल 5B। तो स्वाभाविक है कि 5A में जो है वो किलर कोई और है और 5B में किलर कोई और है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ किलर एक नहीं बल्कि 2 हैं। तो A और B में एक किलर तो कॉमन है, B में जो है और A में दूसरा किलर जो है वो अलग अलग, मतलब एक कॉमन हत्यारा है और उसका जो पार्टनर है वो दोनों फिल्मों में अलग अलग है। तो खैर, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्या मामला है। लेकिन अभी इस फिल्म के रिव्यू तक हम सीमित रहते हैं। दरअसल कहानी ये बताई गई है कि एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस एम्पायर हैं, रंजीत डोबरियाल करके। तो बीते ज़माने के एक्टर रंजीत, उन्होंने इस रोल को प्ले किया है। हालांकि वो 100 साल के नहीं लगते हैं, ना पर्दे पर लगते हैं, ना उनकी रियल लाइफ में लगते हैं, और ना उनको कोई वैसा गेटअप या मेकअप देने की कोशिश की। तो रंजीत डोबरियाल जो है अपना 100वां जन्मदिन जो है, उनके पास 69 बिलियन पाउंड्स की जो है वो धन दौलत बताई गई है। तो एक बहुत बड़े क्रूज़ के ऊपर जो है उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने का फ़ैसला किया और तमाम देश दुनिया से लोग वहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन जन्मदिन के ठीक पहले जो है, सेलिब्रेशन शुरू होने के ठीक पहले, एक दिन पहले उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद ये होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो अब ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ये तय करते हैं कि भाई ठीक है, इनकी विल जो है वो निकाल के देखी जाए, क्या इन्होंने कहा है। क्योंकि रंजीत डोबरियाल के पास जो है उनकी दूसरी पत्नी से हुआ बेटा रहता है, पहली पत्नी का जो बेटा है वो इस कहानी में नहीं दिखाया गया। तो जब विल खोली जाती है तो बताया जाता है कि इनमें से कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं। उसमें लिखा गया है कि मेरा बेटा जॉली, जो कि पहली पत्नी से हुआ है, वो सारा कुछ जो है उसका है। और अगर वो नहीं आता है, फिल्म में ये डायलॉग आता है कि भाई वो अगले दिन 3 बजे आएगा। तो अगर वो 3 बजे नहीं आया तो फिर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये सारी संपत्ति जो है वो आप लोग आपस में बांट लेना, ये मामला रहता है। अब अगले दिन जब
वो जॉली को आना होता है तो एक नहीं बल्कि 3-3 जॉली आते हैं। अब एक जॉली जो है उसका नाम है जलाबुद्दीन, ये रितेश देशमुख होते हैं। दूसरे होते हैं जलभूषण, ये अभिषेक बच्चन होते हैं। और तीसरा होता है जूलियस, ये होते हैं अक्षय कुमार। अब तीनों जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आए हैं, असली कौन है। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही होती उसी समय जहाज़ पर एक डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। अब वो डॉक्टर कौन है, क्यों है और उसका क्यों मर्डर होता है, इसके आसपास जो है कहानी आगे बढ़ना शुरू होती। लेकिन इस कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ती तो 2 मर्डर और होते हैं। ट्रेलर आपको एक मर्डर की बात कर रहा था, फिल्म में दरअसल 3 मर्डर होते हैं। और फिर सवाल उठता है कि मर्डर आखिर कर कौन रहा है। पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जो हैं वो लंदन पुलिस के लिए के ऑफिसर्स बताए गए हैं और उनके सीनियर जो हैं वो नाना पाटेकर बताए गए हैं। तो पहले तो संजय दत्त और जैकी श्रॉफ आते हैं जहाज़ पर इन हत्याओं की जांच करने के लिए। मामला और उलझ जाता है और फिर उसके बाद काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरी के कुछ शायद लगभग आधा घंटा, उस वक्त फिर नाना पाटेकर की एंट्री होती है और वो किस तरह से मिस्ट्री को रिवील करते हैं, क्या चीज़ें। इतनी कहानी है। अब जैसा मैंने कहा कि कहानी में 2 किलर निकलते हैं लास्ट में, उसमें से एक जो है ए और बी में कॉमन है, दूसरा किलर जो है वो अलग है। तो वो कौन है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताता हूँ, हम जिस मैंने कहा अलग वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो इस तरह से सारी चीज़ें, कहानी बहुत प्लेन है। कहानी को पूरी तरह से फूहड़ दृश्यों से भरने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जिस तरह से एक्ट्रेसेस को यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, महिलाओं को लेके, हीरोइनों को लेके जिस तरह की छीटाकशी या जो भद्दे डायलॉग या भद्दे इशारे किए गए हैं, उन्हीं से बार बार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। या फिर अगर पुरुष भी आपस में बात करें, पुरुष कलाकार भी, तो डबल मीनिंग जो है बहुत सारे डायलॉग्स को जो है वो देने की कोशिश की गई। तो इस तरह से ये फिल्म ऐसी है कि जिसको आप फैमिली के साथ तो एंटरटेन हो ही नहीं सकते हैं इसमें, बल्कि अकेले भी देखने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये चल क्या रहा है, कहानी कहाँ है। आपको समझ में आ गया एक मर्डर हो गया है, अब इस किसने मर्डर किया ये राज खोलना है। तीनों जो लोग आए हैं कि मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ करके, अब उनमें से असली कौन है। और आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कहानी में कि ये तीनों नकली हैं। फिर वो असली वाला कौन है, फिर वो मर्डर जो हो रहे हैं एक के बाद एक, वो कौन कर रहा है, और यही लोग आपस में पहले उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी कहीं नहीं जाती इस फिल्म में। डायरेक्टर का पूरा फोकस जो है, जिस तरह के डायलॉग्स मैंने बताए हैं बड़े छिछले और छिछोरे से, उस पर है, या फिर जो एक्ट्रेसेस हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर जो है वो कैमरे को फोकस करता रहता है। एकदम शॉर्ट ड्रेसेस हैं और इस तरह की ड्रेसेस हैं, आपको लगता है कि यार क्या ऐसी फिल्मों में होना चाहिए जिनको कॉमेडी और एंटरटेनर कहा जाता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर सौंदर्या शर्मा जो एक्ट्रेस हैं वो चौथी एक्ट्रेस हैं। 3 एक्ट्रेस तो जो लीड पेयरिंग में है, एक जैकलीन फर्नांडिस है, एक नरगिस फाकरी है और तीसरी है सोनम बाजवा। अब ये तीनों तो ठीक है, इनको भी उसी तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। लेकिन जिस तरह से सौंदर्या शर्मा पर कुछ मतलब एकदम ज़बरदस्ती सीन फिल्माए गए हैं, जैसे उनका उठना बैठना दिखाया गया है, कभी कागज़ गिर गया तो वो नीचे कागज़ उठाने झुकी हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर श्रेयस तलपड़े का है एकदम हमेशा ही लाल टपकाता रहता है, तो वो कागज़ का ऐसा गोला बना के दूरबीन जैसा देखने की कोशिश करता है कि कुछ देख लो, मतलब ये इस तरह से कभी छूने की कोशिश करता है गलत तरीके से। तो सौंदर्या शर्मा पर इस तरह से बहुत फोकस है। क्लाइमैक्स में एक सीन है कि भाई अक्षय कुमार के हाथ में बंदूक रहती है और सबको हैंड्स अप करते हैं कि भाई, तो जैसी सौंदर्या का दिखाए सीन वो हाथ ऊपर करती तो उनकी शॉर्ट ड्रेस जो है वो थोड़ा और ऊपर खसक जाती, फिर कैमरा वहाँ फोकस होता है, सब लोग उधर ही देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों से कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है, फूहड़ लगता है, एंटरटेनिंग किसी लिहाज से नहीं। जहाँ तक इस फिल्म के गानों की बात है तो एक गाना जो है वो काफ़ी चल रहा है, लाल परी, लेकिन फिल्म में उसके बोल कहीं से फिट नहीं होते हैं। आप इस गाने को सुनेंगे तो उसमें दिल्ली पुलिस और ये पूरा एकदम देसी चीज़ें आती है। कहानी जो है लंदन में दिखाई गई, वहाँ पर क्रूज़ जो है समुंदर में वहाँ पर चल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता कि वे कहानी लंदन में है तो ये गाना यहाँ दिल्ली पुलिस का क्यों बज रहा है, क्योंकि वहाँ जहाज़ पर तो लंदन की पुलिस है। ये मिसमैचेस हैं। तो गाना भले ही सुनने में अच्छा लगता हो, बज रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में वो मैच नहीं करता। 1-2 गाने और हैं, वो भी कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो सुनने में या देखने में। तो म्यूज़िक ऐसा नहीं है। राइटिंग का हाल मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाड वाला जो है खुद उन्होंने इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी है।
तो कहीं से कहीं तक कोई सिरा जो है वो जुड़ा हुआ नहीं। मोटे तौर पर उन्होंने बना लिया कि भाई यहाँ से कहानी शुरू करूँगा, ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे, फिर अंत में ये होगा, फिर 2 किलर निकलेंगे, और क्लाइमैक्स को भी कोई बहुत ख़ास ढंग से एलाबरेट नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी गुत्थी सी सुलझ रही है, बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जाती है। और लास्ट में जो एक लंबा क्लाइमैक्स है उसमें प्रियदर्शन के स्टाइल में उन्होंने तरुण मनसुखानी ने उस क्लाइमैक्स को कॉमिक बनाने की कोशिश की है। प्रियदर्शन का स्टाइल है कि फिल्म का जब वो अंत करते हैं, क्लाइमैक्स पर लाते हैं, तो सारे कलाकार एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा क्यास समझ जाता है। यहाँ भी वही सारी चीज़ें जो है तरुण मनसुखानी ने उसी फार्मूले को जो है फॉलो किया है। लेकिन कुल मिला के फ़िल्म जो है ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि देखना चाहिए, बल्कि अवॉइड करें तो भी कोई समस्या नहीं है। अब ए और बी वर्जन की बात है, आप कोई भी देख सकते हैं। और जहाँ कलाकारों के काम की बात, अक्षय कुमार बहुत ख़राब लगे, मैंने आपको लगे शुरू में ही मैंने आपको ये बात साफ कर दी। उसके अलावा जो है यहाँ पर चित्रांगदा सिंह भी हैं, 3 एक्ट्रेसेस के अलावा और सौंदर्या के अलावा, तो उनको भी रिवीलिंग जो है अपर पोर्शन में रिवीलिंग ड्रेसेस पहनाई गई हैं, और कुछ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है। श्रेयस तलपड़े एक लाल टपकाते हुए आदमी की तरह दिखाई देते हैं हमेशा। डिनो मोरिया भी हैं इसमें, चंकी पांडे और जॉनी लीवर भी हैं। इन लोगों के हिस्से थोड़ा सा कॉमेडी का काम करना आया है। लेकिन अगर आप जॉनी लीवर को छोड़ दीजिए, जो कि जेन्युइनली जो है वो कॉमिक एक्टर हैं, उनके वही लगता है कि हाँ ये फ़न पैदा कर रहे हैं अपने स्टाइल से, अपने डायलॉग से। अदरवाइज़ जो है वो चंकी पांडे वही पुराना पास्ता वाला जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि बहुत ही घटिया, फुहड़ और डबल मीनिंग वाली कॉमेडी है, जिसको देखकर आपको कहीं से कोई मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर आपको घटिया, डबल मीनिंग और फुहड़ चीज़ें ही देखनी है, तो आज की तारीख में वो इनसे कई गुना ज़्यादा, इस फिल्म से कई गुना ज़्यादा जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है। और जिनको देखकर अगर आप उन चीज़ों से एंटरटेन होते हैं, तो वहीं एंटरटेन हुआ जा सकता है। तो इस फिल्म में बहुत सारे सितारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और जिस तरह की मल्टी स्टारर फिल्म ये है, और जितने ख़राब ढंग से इसको प्लान किया गया इन द सेंस, मतलब कहानी में उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है। नाना तो मतलब मुझे लगता है कि अंडर यूज़ नहीं होना, बल्कि उन्होंने ये फिल्म ही क्यों की है, मतलब ये समझ में नहीं आता। उनके जैसे कद का एक्टर जो है वो इस तरह की फूहड़ फिल्म में क्यों काम करता है, ये आपके समझ के बाहर है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मुझे जो कहानी सुनाई गई तो मुझे डायरेक्टर ठीक लगा, और दूसरी बात जो है नगद नारायण। तो ठीक है, पैसा जो है अपनी जगह है, लेकिन नाना के कैरियर की जो अच्छी फिल्में हैं उसमें तो कभी भी इस फिल्म को नहीं गिना जाएगा, ना उनके रोल को। इस फिल्म में उनके नाम के साथ में मतलब जो है कल्चरल, जो मराठी कल्चर है उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। उनका पहनावा वगैरह उस तरह से दिखाया गया है। एक फुगड़ी गाना रखा गया है, और गाना भी क्या है, मतलब आप उसको गाना भी नहीं कह सकते, वो रैप है, और वो भी एकदम मिसमैच लगता है। इस फिल्म में वो क्यों है? दिवाली, फुगड़ी, जात्रा, ये सारी चीज़ें उस गाने और नाना के कैरेक्टर के आसपास दिखाई गई हैं, तो उस पूरे माहौल में वो पूरी तरह से मिसफिट होती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अवॉइड करने वाली फ़िल्म है, इसको नहीं देखने में कोई समस्या नहीं है। और अगर आप देखने भी जाएंगे तो पैसा वसूल वाली बात नहीं है। अगर आप फूहड़ कॉमेडी, डबल मीनिंग कॉमेडी से एंटरटेन होते हैं तो ज़रूर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म अगर आपने देख ली हो तो आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वरना ये रिव्यू आपको कितना हेल्पफुल लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।